कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच आगरा में ब्लैक फंगस के हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। यहां एक साथ 9 लोग फंगस से संक्रमित मिले हैं। चिंता की बात यह है कि एक बार ठीक होने के बाद इन लोगों को दोबारा फंगस हुआ है। इस बार इन लोगों में फंगस का लक्षण भी नहीं दिखा था। इस तरह के नए मामले आने से डॉक्टर्स परेशान हैं। एक बार फिर दुनिया के तमाम देशों समेत भारत के केरल सरीखे राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। यही वजह है कि इससे बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने समेत वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में अब कोरोना वैक्सीन की मिश्रित खुराक को शामिल करने के लिए सरकार ने वैज्ञानिक अध्ययन को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस को हराने के लिए इजराइल ने बड़ा कदम उठाया है। यहां 60 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जाएगा। अगले हफ्ते से तीसरी खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी। इजराइल ऐसा करने वाला पहला देश है, क्योंकि अभी तक सभी वैक्सीन के 2 ही शॉट लोगों को दिए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। भारत में फिलहाल 40,000 से ऊपर ही कोरोना के नए मामले बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले यह आंकड़ा 29,000 के करीब पहुंचा था, लेकिन फिर से मामलों लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 44,230 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 42,360 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 555 लोगों की मृत्यु भी हुई है। केरल में कोरोना संक्रमित मरीजों के रोजाना आने वाले आंकड़ों में चिंताजनक तेजी देखने को मिल रही है। कहा यहां तक जा रहा है कि देश में संभावित तीसरी लहर केरल से ही दस्तक दे सकती है। देश में कोरोना की तीसरी लहर अगले सप्ताह तक आने का अनुमान लगाया गया है। श्रीलंका में एक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन में पता चला है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 टीके कोविशील्ड की पहली खुराक लेने वाले 60 साल से अधिक आयु के लोगों पर इसका असर 16 हफ्तों में गिर गया, जबकि दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान युवा आबादी पर इसका अच्छा असर दिखा। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण आयोग को भेजे गए करीब 8,500 सुझावों में अधिकांश ने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आरक्षण से वंचित किए जाने से लेकर मताधिकार छीनने की सिफारिशें की हैं। बहुत से लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव, नगर निकाय से लेकर पंचायत चुनाव तक के साथ ही एमपी व एमएलए के चुनाव को भी इस कानून के दायरे में लाने की पैरवी की है। बहुत से लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव, नगर निकाय से लेकर पंचायत चुनाव तक के साथ ही एमपी व एमएलए के चुनाव को भी इस कानून के दायरे में लाने की पैरवी की है। आयोग अगस्त माह के दूसरे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश जनसंख्यक विधेयक 2021 का प्रारूप सौंपने की तैयारी में है। बताया गया कि 50 से अधिक प्रकार के सुझाव आए हैं। प्रधानमंत्री के सुझाव पर अयोध्या विजन 2051 को अयोध्या विजन 2047 किया जा रहा है। इसको देश की आजादी के 100 वर्ष के साथ जोड़ा जा रहा है। अयोध्या को मिनी भारत के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर पूरे देश का प्रतिनिधित्व होगा। यह समग्र भारत को प्रदर्शित करेगा, जिससे वर्तमान संरचना में भी रामायणकालीन प्रेरक प्रसंग की अनुभूति हो सकेगी। चौराहों का विकास और नामकरण आध्यात्मिकता को समावेशित कर अयोध्या की पृष्ठभूमि को परिलक्षित किया जाएगा। अयोध्या में 4 से 6 माह में पब्लिक यूटिलिटी यानी शौचालय व विश्राम स्थल की व्यवस्था की जाएगी, जिससे अभी आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया है कि अयोध्या विकास के लिए नियमों में अगर संशोधन की जरूरत हो तो उसे भी किया जाए, लेकिन पर्यटकों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। सड़कों के किनारे छोटे छोटे होटल और धर्मशाला बनाने पर भी विचार हो। अयोध्या के लिए डिजिटल टूरिस्ट गाइड भी बनाने को कहा गया है। राजधानी में बढ़ती जनसंख्या और अपराध कंट्रोल के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को 5 नए थाने मिलेंगे। नए थानों को बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। पुलिस कमिश्नर ने 1 माह पहले प्रपोजल बनाकर हेडक्वार्टर भेजा था। अब नए थानों के लिए जमीन भी चिन्हित हो गई है और उसके नोटिफिकेशन के लिए रिपोर्ट डीएम को भेज दी गई है। बीबीडी, बिजनौर, मदेयागंज, शेरपुर, दुबग्गा 5 नए थाने जल्द बनेंगे। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए दिल्ली के दौरे पर आई तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी से ज्यादातर विपक्षी नेता दूरी ही बनाए रहे। पिछले 4 दिनों में उनकी कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल व डीएमके की कनिमोझी के अलावा किसी भी प्रमुख विपक्षी नेता से मुलाकात नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए युवाओं से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी पिछले कुछ सालों से ही ऐसा करते आ रहे हैं। असल में पीएम मोदी युवाओं से उनके विचार मांगकर उन्हें ध्यान में रखते हुए लाल किले से अपने भाषण देते हैं। यह उनकी एक पहल है जिसमें वह देश के युवाओं के विचारों को अपने भाषण में जगह देते हैं। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से कहा है कि आपके विचार लाल किले से गूंजेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बाकी हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी किसानों का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए उन तक बड़े स्तर पर पहुंचने की योजना बना रही है। पार्टी का प्रचार अभियान भी खासतौर से किसानों पर केंद्रित होगा। इसमें विपक्षी ताकतों के हाथों गुमराह होने से किसानों को बचाने के लिए लुभाना और यह बताना शामिल होगा कि बीजेपी ने ही उनके लिए सबसे ज्यादा काम किया है। हापुड़ से बीजेपी विधायक को गांव वालों ने घुमाया गंदे पानी में, नेताजी गले में पट्टा डाले घूमे। गढ़मुक्तेश्वर के ढोलपुर गांव में पदयात्रा के दौरान जब विधायक गांव में पहुंचे थे।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी न करने का फैसला किया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीर नजर आ रहा है। यही वजह है कि पार्टी की शीर्ष श्रेणी के नेता ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। इस क्रम में कल दूसरे दिन भी दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी भाजपा के सभी सांसदों की बैठक ली। बैठक में नड्डा ने सांसदों समेत सभी नेताओं को विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। नड्डा ने सांसदों से सीधा संवाद करते हुए अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हो जाने को कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली से मुंबई के बीच 1350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का 59 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली महारानी बाग से फरीदाबाद होते हुए पलवल के मिंडकौला तक बनाने का काम चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे का करीब 10% काम पूरा हो सका है। सन 2023 तक इस एक्सप्रेसवे को पूरा किया जाना है। समय रहते रास्ते में आ रहे अवैध कब्जे नहीं हटे तो इसके निर्माण में 6 माह की देरी हो सकती है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा मेडल पक्का। बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में चीन की चिन चेन को हराया। पहला राउंड 3-2 और दूसरा राउंड 5-0 से जीता। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर तालिबान पूरी तरह काबिज हो गया तो अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ जाएगा। तालिबान का प्रभुत्व स्थापित होने के बाद अफगानिस्तान एक ऐसा देश बन जाएगा जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहिष्कृत माना जाएगा। भारत ने पाकिस्तान और चीन द्वारा हाल ही में एक संयुक्त प्रेस बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उसे दृढ़ता से खारिज किया और कहा कि लद्दाख समेत यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है और रहेगा। ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने ये कार्रवाई गोवा स्थित मरगाम अबन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर की है। इसका कारण बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। इजरायल की साइबर सिक्योरिटी फर्म एनएसओ ने दुनिया भर की सरकारों को पेगासस स्पाईवेयर बेचने पर रोक लगा दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत कई देशों में इस स्पाईवेयर के गलत इस्तेमाल को लेकर मचे विवाद के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका अक्टूबर में चौथे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम को वर्चुअली को होस्ट करेंगे। इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम अब अपने चौथे साल में है, जो पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके भागीदारों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी कार्यक्रम है। संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 3 अलग-अलग स्थानों पर घूमते देखा गया। अधिकारियों ने बताया कि कल रात करीब 8:30 बजे बारी ब्राह्मण, चिलादिया और गगवाल इलाकों में एक साथ उड़ने वाली वस्तुएं देखी गईं। Subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.